तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल चैनल परीक्षा मंथन ऑनलाइन पे। और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम डील करेंगे अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके नॉलेज इन्हेंस हो सके। एंड जो भी आपके आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उन सभी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने, चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी रुकावट के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कितने वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में हमारे निशंक और अक्षय नाम के जो दो आपको युद्धपोत दिखाई देंगे, वॉरशिप्स दिखाई देंगे, इन दोनों को इंडियन नेवी से क्या कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ी चीज़ों को जान लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इम्पोर्टेंट में क्या क्या आ जाएगा, 32 साल की सेवा इन्होंने दी है, सबसे पहली बात। इसके अलावा ध्यान देंगे इसमें कि इसके दो कॉर्वेट युद्धपोत यानी कि कॉर्वेट वॉरशिप्स के नाम से जाने जाते हैं, आईएनएस, इट मीन्स इंडियन नेवल सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं। आईएनएस अक्षय एंड आईएनएस निशंक के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए ये कब मतलब अपने पोस्ट पे गए थे, या फिर कब इनको अपने स्क्वाड्रन को कब से इनको लगाया गया था, तो डेट आप ध्यान में रखते रहिएगा। इनको क्या है, 32 सालों से चले आ रहा जो सफर था, इसको समाप्त किया गया। ये हाई स्पीड मिसाइल क्राफ्ट हैं, जैसे कि 12 सितंबर 1989 को आईएनएस निशंक को कमीशन किया गया था। एंड एक साल बाद आईएनएस अक्षय को 10 दिसंबर 1990 को भारतीय नौसेना का हिस्सा बना दिया गया था। चलिए, यहीं पे कुछ और चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पहली बार भारतीय नौसेना के दो स्वदेशी युद्धपोतों, जिनका नाम सूरत और उदयगिरी, इट मीन्स आईएनएस सूरत एंड आईएनएस उदयगिरी, को स्वदेशी दो युद्धपोतों के तहत लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। जिस न्यूज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में। और ऐसा पहली बार हुआ था जब दो स्वदेशी युद्धपोत एक साथ कमीशन किए गए थे। चलिए, ऐसे ही आप लोग ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट 75, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। और इन 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के निर्माण में ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं, करंज, कलवरी, खंडेरी एंड वेला, वागीर और वाक्षिप। चलिए, आगे की बातों को हम लोग देख लेते हैं। बाकी जितने डिटेल्स थी वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। 3 जून 2022 की ये न्यूज़ थी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। आपसे क्वेश्चन ये है सिंपल सा, ये जो 25वां स्थापना दिवस है, ये किस दिन मनाया गया था? तो हाल ही में 6 जून को बिम्स्टेक, इट मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसने अपना 25वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। और इसके बारे में हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं जो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज हैं। मेंबर कंट्रीज में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये टोटल 7 कंट्रीज हैं जो इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज बनती हैं। और 6 जून 2022 को क्या हुआ है, इनकी क्या 25वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में सिचुएटेड है प्रेजेंट टाइम में। और इसकी बात की जाए तो 6 जून 1996 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही पिछले 25 वर्षों में बिम्स्टेक का विकास, 2014 में ढाका का सचिवालय की स्थापना एंड 30 मार्च 2022 को कोलंबो में 5वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किए गए। एंड अगर बात की जाए बिम्स्टेक है क्या, तो ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके मेंबर कंट्रीज का नाम मैंने आपको बता दिया। अगर गठन की बात की जाए तो गठन इसका 1997 में 6 जून के दिन हुआ था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले ध्यान रखिए, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिम्स्टेक, क्वाड एंड एससीओ, एआईआईबी, ये सारे क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान रखते रहिएगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे जून महीने से रिलेटेड है। जैसे कि विश्व मिल्क दिवस, जिसे दुग्ध दिवस बोलते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे, ये 1 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि फूड सिक्योरिटी डे 7 जून को मनाया गया। एंड विश्व महासागर दिवस, जिसे वर्ल्ड ओशियन डे के नाम से जानते हैं, 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। एंड विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि 12 जून को मनाया जाता है, तो कल मनाया जाएगा। इससे आगे कुछ और चीज़ें आपको बता दूं, 2 जून 2022 अभी हाल ही में बीता, और 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाई गई थी, क्योंकि 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के द्वारा किस परमाणु हमले में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया? 4 ऑप्शन है आपके, ब्रह्मोस, अग्नि पी, अग्नि 4, अग्नि 5। और आंसर की बात करें तो आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर इज अग्नि 4, यानी कि
अग्नि 4 ये जो मिसाइल है आपकी अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर रेंज के पास आपका पड़ता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे किसी समय व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यहीं से हाल ही में लॉन्च किया गया कौन सा हमारा 6 जून को इसे लॉन्च किया गया अग्नि 4 मिसाइल को, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है और इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। आगे की बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसे आईआरबीएम कहते हैं, ये अग्नि 4 का सफल परीक्षण लगभग अभी हाल ही में किया गया और उड़ीसा के किस रेंज से किया गया ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इससे पहले अभी 27 अप्रैल को अंडमान और निकोबार के कमांड और भारतीय नौसेना से मिलकर के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल्स में सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार वाला क्रूज मिसाइल है, एंड इसके एंटी शिप वर्जन का भी सफल परीक्षण हाल ही में किया गया था। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये बार बार आप पूछोगे कि सर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये जो टेस्ट किए जाते हैं इसके बारे में इतना लिखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बस इसी वजह से होता है ताकि आसपास के लोगों को बताया जाए कि वी आर ऑल्सो अ पावरफुल कंट्री, एंड अगर लड़ना है तो उससे पहले चीज़ों को थोड़ा देख करके और सोच करके चलते रहे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे डील कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन सिंपल था। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं, अग्नि पी के बारे में बताया गया था, अग्नि प्राइम जो कि अग्नि 4 और अग्नि 5 का मिला जुला वर्जन है। अग्नि 5 की बात की जा रही है कि भारत का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इकलौता, और ब्रह्मोस के बारे में मैंने आपको बता दिया जो भारत के ब्रह्मपुत्र एंड रशिया की मॉस्कोवा नदी से मिल करके अपने नाम को बनाता है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओके। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा पहली बार लद्दाख की पैंगोंग झील के पास 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई? ध्यान रखिए ये वही पैंगोंग झील है जहां पे फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 9 तक की हमेशा झड़पें देखने को मिलती हैं इंडिया एंड चाइना के बीच। प्लस इसके साथ ही आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी जिसमें लास्ट में जहाँ पे शूट किया जाता है वही है पैंगोंग लेक, एंड जियो के द्वारा रिलायंस जियो के द्वारा हाल ही में ये जो पैंगोंग लेक आप देख रहे हैं, देखिए फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक का जो पोजीशन है, फिंगर 8 पे बात क्या आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो जिसे एलएसी बोलते हैं। एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें क्या है, यहाँ तक चाइना ने क्या है ऑक्युपाई कर रखा है। तो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम लोग बोलते हैं अक्साई चेन कंट्रोल बाय चाइना, ये सारे एरियाज को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पैंगोंग लेक में भी ये जो अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है 4G मोबाइल की सर्विसेज, इस सर्विस से क्या है जो भी पर्यटक होंगे यानी जो टूरिस्ट होंगे, प्लस इसके साथ हमारे जो आर्मी के जवान हैं जो वहाँ पे सेवा देते हैं, इन दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड इसके अलावा बात की जाए तो 1 साल से चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये कौन सा गांव है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पैंगोंग झील के पास पांगमिक गांव के नाम से जाना जाता है। ये पांगमिक गांव जो है यहाँ पे भी हाल ही में इसकी सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, पांगमिक गांव नाम ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कुछ और झीलों का नाम अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करें तो यहीं पे आपको मिल जाएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि चिल्का झील के नाम से जाना जाता है, और ये ओडिशा में सिचुएटेड है। एंड अगर बात की जाए सर्वाधिक जल ग्रहण के मामले में या फिर लैंडलॉक कौन सी हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये सांबर झील जो कि राजस्थान की है। वूलर झील जम्मू एंड कश्मीर की जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एंड पंचमूली झील आप भूलिएगा मत जो कि हमारे केवड़िया में सिचुएटेड है, जो कि हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट पास में पड़ता है। और डल झील जो कि जम्मू कश्मीर का है जहाँ पे एसबीआई ने हाल ही में अपना फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आईआरसीटीसी पर्यटन रेल के माध्यम से भारत को किस देश से जोड़ने वाली पहली एजेंसी अभी हाल ही में होगी? तो देखिए आईआरसीटीसी ये पर्यटन ट्रेन के माध्यम से भारत को नेपाल से जोड़ने वाली पहली एजेंसी अभी हाल ही में बनकर के सामने आई है। और आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आपसे अक्सर पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज भी होते हो। द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसीटीसी इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके एक अधिकारी ने बयान में बताया था कि सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलाने वाली ट्रेन श्री रामायण यात्रा सर्किट पर भारत और नेपाल के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है जो रामायण सर्किट पर चलेगी। एंड इसके अलावा ट्रेन में नेपाल से जनकपुर में राम जानकी मंदिर तक भी यात्रा कराई जाएगी। तो ये खैर भारत और नेपाल के बीच मैत्री संपर्क को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नेपाल ध्यान रखिएगा किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो 5 स्टेट्स आपके दिख रहे हैं इन स्टेट से सीमा साझा करता है। सर्वाधिक किस स्टेट से सीमा साझा करता है हमारा नेपाल, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेपाल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, और अभी हाल ही में इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम मैंने बताया था शेर बहादुर देउबा के नाम से। इनकी राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में विद्या देवी भंडारी। एंड इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा,
माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, इस पे सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले जो व्यक्ति हैं ये भी एक नेपाली हैं जिनका नाम कामीरेता शेरपा है। 26 बार चढ़ाई कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अपने सामने इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा पीछे रहते हैं और कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बता दूं यहाँ पे। जैसे कि अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सप्रेस चली, जिसका नाम मैं बता दूं आपको, इसे हम लोग चौथी एक्सप्रेस वे सर्विस, जिसे हम लोग चौथी क्या है पैसेंजर सर्विस रेल के रूप में जानते हैं, जो कि मिताली एक्सप्रेस है। इसके अलावा हम बात कर लें अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में जो सिंधु जल विवाद था, इसके विवाद को एक और धक्का मिला एक तरह से, क्योंकि भारत की तरफ से क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। ये पाकिस्तान से इस वजह से चर्चा में था। ठीक है, चिनाब नदी पे स्टार्ट किया गया था। एंड जब बात करेंगे भूटान की, तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, क्योंकि कोविड के टाइम में भारत की तरफ से वैक्सीन एंड दवाएं जो हैं ये सारी चीज़ें सेंड की गई थी हमारे भूटान को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बीच विजिल ऐप इसको हाल ही में लॉन्च किया है? और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गोवा। द आंसर इज गोवा। एंड आगे की बात आप लोग देख लेंगे, इमेज में यहाँ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कि गोवा में अभी हाल ही में बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है इन्होंने। इसके तहत क्या है, बीच विजिल ऐप के तहत जो भी जैसे कि अगर आप बीच की तरफ देखेंगे कचरे वगैरह किसी भी तरह के, या फिर बहुत सारे इलीगल मसाज करने वाले लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं, उन लोगों के ऊपर कमान लगाने के लिए एंड उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा टुक ओवर करने के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, इसको लॉन्च किया था। इसके राज्यपाल का नाम बता दिया जाए तो पी एस श्रीधरन पिल्ले। एंड गोवा के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इट मीन्स द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ ध्यान रखिएगा सलीम अली नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पे गोवा में ही पड़ जाता है। सॉरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये हमारा गोवा में ही पड़ जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कुछ त्योहारों की बात की जाए तो गोवा आम महोत्सव भी हाल ही में गोवा में ही मनाया गया था। एंड गोवा की बात की जाए तो गोवा ही है जहाँ पे अभी हाल ही में क्या है, एक म्यूजियम ओपन किया गया था, जिससे कि पहला अल्कोहल म्यूजियम बोला जाता है। एंड रैबिज मुक्त पहला हमारा जो राज्य है ये गोवा ही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन सभी तो आप लोगों ने देख लिया, और कुछ चीज़ें यहीं पे मैं बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश किस चीज़ के मामले में फर्स्ट में था, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे था सब्जियों के उत्पादन के मामले में, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन के मामले में फर्स्ट पे, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन के मामले में फर्स्ट पे था, यानी ऊर्जा संरक्षण के मामले में फर्स्ट नंबर पे था। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस भी हमारा मनाया जाता है। इसी के साथ मैंने बताया था जीएसटी संग्रह के मामले में आपका उड़ीसा फर्स्ट पे है। एंड इसके अलावा जीएसटी के जो संग्रह है, इसमें जो ग्रोथ देखी गई है, इसमें हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है ये आप लोग कमेंट करेंगे। एंड आगे एक और चीज़ आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट, जैसे कोयले के उत्पादन में इस बार फर्स्ट नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ आया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है, ये आपको पता ही था। एंड अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु हमारा टॉप पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हवाई खेल यानी कि जो हमारे एरियल स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2022 ये किसके द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने क्या है, इस तरह के स्पोर्ट्स आप लोग देखते होंगे, इमेज में आप देख रहे हैं, इस तरह के स्पोर्ट्स अक्सर देखे जाते हैं। पैराग्लाइडिंग एंड बहुत सारे टाइप्स के ऐसे, जैसे कि एरोबोटिक्स एंड बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड रोटरक्राफ्ट, इससे रिलेटेड लगभग 11 एयर गेम्स हैं, एरियल गेम्स हैं, हवाई गेम्स हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए इंडिया में भी एक इनिशिएटिव किया गया है, और इस नीति का ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल कर दिया जाए। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत सारी चीज़ों को इसको रिलेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा के चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में पहला हमारा ड्रोन मेला आयोजित किया गया था, दून ड्रोन मेला देहरादून में। इसके बाद ग्वालियर में हमारा ड्रोन मेला आयोजित किया गया था, जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। एंड भारत का सबसे बड़ा ड्रोन मेला अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये हमारे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अभी हाल ही में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा सामने है आपके, निम्न में से किसने हाल ही में एसबीआई के एमडी का पदभार संभाला है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का? आपको पता है सबसे बड़ा जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आलोक कुमार चौधरी अभी हाल ही में इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, जिन्होंने अश्विनी भाटिया का स्थान लिया है। एक ध्यान रखेंगे, दिनेश कुमार खारा जो कि प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष हैं किसके,
ये चेयरमैन है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आगे और चीज़ जान लेते हैं हम लोग जो इसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्या है, अभी नियुक्ति 31 मई 2022 को की गई थी इनकी। एंड इसके अलावा क्या है, ये पहले बैंक में उप प्रबंध निदेशक थे जो कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को देखते थे, और नए एमडी के रूप में वो खुदरा व्यापार और संचालन को संभालेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 1 जुलाई 1955 में स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई में ही है। और इसी के साथ आप जानेंगे आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, सेबी का भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है। बात आई सेबी की, तो सेबी के भी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई माधवी पुरीबुच। एंड अध्यक्ष की बात है तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, भारत किस वर्ष तक अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जी हाँ गगनयान मिशन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चर्चे में था, इसी के साथ एक पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान, इन दोनों को लॉन्च करने की बात की गई है। कब तक लॉन्च होगा ये, तो 2023 तक इसको लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में की गई है। अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ये ध्यान रखते रहिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कौन से मंत्री किस कैबिनेट से या फिर किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो स्पेस एंड अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। इनके अकॉर्डिंग क्या है, भारत 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नत चरण में अभी डेवलप किया गया है। और 2023 की दूसरी छमाही में, मतलब सेकंड जो हमारा 6 मंथ का होगा, इसमें क्या है, दिल्ली में वर्ल्ड ओशियन डे पर इसको उत्सव में बोलते हुए इन्होंने क्या, मतलब इसको जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा, परफॉर्म कराया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ी चीज़ों को और रिलेट करेंगे, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, क्या इसके बारे में आप लोगों ने कुछ चीज़ें और सुनी होंगी, जैसे 2022 तक क्या घोषणा की गई थी, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत को बनाने के लिए अभी 2022 की घोषणा की गई थी। 2023 आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा। 2024 की बात की जाए तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, इसके कार्यान्वयन को मतलब पूरी तरीके से हर घर जल पहुंचाने का एक टारगेट रखा गया है। पहला राज्य जिसने अभी तक सभी घरों में टैप वाटर टैप की जो व्यवस्था कर दी है, ये व्यवस्था गोवा द्वारा की गई है। गोवा मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था। 2025 की बात की जाए तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करा देगा। एंड 2030 की बात की जाए तो भारत का लक्ष्य है 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बना दिया जाए। एंड 2070 तक जो हमारा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक आयोजित किया गया था समिट, जिसको हम लोग COP26 के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि हम लोग यानी कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बाकी सारे टारगेट्स को आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसरो की बात आई थी यहाँ पे, क्योंकि इसरो के द्वारा ही इसका जो गगनयान मिशन है लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो की स्थापना 1969 में बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसके क्या हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट टाइम में, के सिवान की जगह पर एस सोमनाथ इसके क्या हैं, चीफ हो जाएंगे, ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। एंड GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, किसको, गगनयान मिशन को। और जो हम लोग समुद्रयान मिशन की बात करें तो गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज खनन, ये सारी चीज़ों को पनडुब्बी से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किसने हाल ही में पैरा वर्ल्ड कप में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल हाल ही में जीत लिया। तो देखिए पैरा निशानेबाजी, पैरा वर्ल्ड कप था एक, तो पहला पहला क्या है, पैरा वर्ल्ड कप, यानी कि ये पैरा एथलीट्स जो होंगे इनको इसमें शामिल किया जाएगा। निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीत करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो नाम देख करके आपको पता होगा, हमारी पैरा एथलीट हैं अवनी लेखरा, जिन्होंने क्या है हाल ही में एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि इन्होंने क्या है अभी हाल ही में वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे जिन्हें हम लोग बोलते हैं पैरा वर्ल्ड कप में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ ही इन्होंने 2024 यानी 2024 में जो पेरिस में पैरालंपिक होने वाली है, वहाँ भी अपनी जगह को इन्होंने पक्की कर लिया है। और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया था, इसको मैं बता दूं, इन्होंने क्या है एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक तरीके से बनाया था, उस रिकॉर्ड को इन्होंने खुद ही तोड़ा। रिकॉर्ड क्या था इनका, इन्होंने पॉइंट जो थे इनकी 249.6 पॉइंट पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके 250.6 का नया रिकॉर्ड, ये पॉइंट का अपना नया रिकॉर्ड बना दिया है, यानी 250.6 का इन्होंने इतने पॉइंट्स का नया रिकॉर्ड अभी हाल ही में बना दिया है, जिनका नाम अवनी लेखरा, मैंने आपको पहले भी बताया था। गोल्ड मेडल इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी जीता था। और टोक्यो पैरालंपिक की बात की जाए तो भारत ने इसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 19 मेडल पा करके 24वां स्थान एक्वायर किया था। ये रही पैरालंपिक की बात, जिसको आयोजित किया गया था जापान की कैपिटल टोक्यो में। और ये अवनी लेखरा जो है किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो राजस्थान। एंड राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में इनको क्या है
अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले नामों की बात की जाए तो लवलीना बोरगोहेन, आपने अभी हाल ही में सुना था किसका, लवलीना बोरगोहेन, जो कि एक बॉक्सर हैं। असम में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। एंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसे आईबीए के नाम से जानते हैं, इसकी एथलीट समिति का हाल ही में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। मिताली राज का नाम ध्यान रखते रहेंगे, इन्होंने अभी हाल ही में क्या है क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मीराबाई चानू के बारे में बात की जाए तो ये क्या है, मीराबाई चानू, जो कि क्या है एमवे के भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो ये सारे नाम आप जो हैं याद रख सकते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे लगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए आपका एक होमवर्क छोड़ करके जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक टॉप पर कौन सा राज्य रहा, ये आपका क्वेश्चन है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना ज़्यादा आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। वेट करूंगा आपके आंसर का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।